बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। और हुदैबिया केस पार्ट 2 के साथ मैं हाजिर हूँ और रज़ा सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक साहब, सीरीज़ हमारी चल रही है और हुदैबिया के हवाले से अब केस क्या था ये हमने बड़ी तफसील के साथ अपने पार्ट 1 में बताया। पार्ट 2 आज हम जो इसहाक डार वादा माफ गवाह बने और जो उनका बयान हल्फी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है कि इससे शुरू करते हैं। ये जो 164 का मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने ये भी क्लियर कर दीजिएगा, ये 45 सफ़ात हैं कि 26 सफ़ात हैं? अच्छा, ये बेसिकली तो 26 सफ़ात का तो ये चीज़ें हैं। टोटल ये डॉक्यूमेंट 45 सफ़ात है, जो कि इसके साथ वो सारे डॉक्यूमेंट लगे हैं, बैंक अकाउंट, जिन-जिन लोगों का हमने पहले प्रोग्राम के अंदर नाम लिया, काज़ी फैमिली का, सईद का, गनी का, जो इनके अकाउंट्स वगैरह चलाते थे, वो सारी की तफसील, वो सारी डिटेल। यानी ये पहले तो क्लियर कर दूँ कि ये सारा जो है ना, यानी अगर इसहाक डार साहब अपने इस बयान से पीछे भी हटते हैं, जो हकायक बयान किए ना, वो हकायक सच पर मबनी है। यानी वो छुपाए नहीं अच्छा जा ये सकते, बड़ी क्लियर है। अच्छा, मैं ये कुछ चीज़ें पढ़ देता हूँ और फिर जो डिटेल होगी वो आप पढ़ दीजिएगा। अच्छा, ये 164 का बयान था, मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने दिया, 45 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें 45 सफ़ात के एतराफ़ी बयान में उस सारी मनी लॉन्ड्रिंग की तफ़सील है जो इसहाक डार ने शरीफ ख़ानदान के लिए की थी। सर, इसमें ये लिखा हुआ है, इसहाक डार के मुताबिक दफ़ा के बयान उनसे ज़बरदस्ती लिया गया। यानी नवाज़ शरीफ साहब जब पाकिस्तान आते हैं तो उस वक़्त कहा जाता है कि जनाब मुझसे ये ज़बरदस्ती बयान लिया गया, लिहाज़ा इसकी कोई कानूनी हैसियत जो है वो नहीं है। और सर, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये इकलौती दस्तावेज़ है और 1993 के अंदर जब इदारों ने बाकायदा इसकी छानबीन भी, तहकीकात भी शुरू की, तो बहुत सारे ऐसे शवाहिद रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अब व्यूअर्स के लिए भी ये सुनना और समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का, जिस तरह आपने अब हमारे पार्ट 1 के अंदर भी कहा था कि आगाज़ इस तरह हुआ कि तरीकाकार अपनाया गया कि पाकिस्तान से पैसा बाहर जाएगा और फिर वहाँ से रेमिटेंस के ज़रिए पाकिस्तान पैसा लेकर आएँ, तो इस तरह काला धन जो है वो सफ़ेद हो जाएगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि इस दौरान वो सियासी ख़ानदान जिस तरह शरीफ फैमिली है, इन्होंने नारो ले लिया। आपने पार्ट 1 के अंदर कहा था ना कि ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या था, रहमान मलिक साहब क्यों खामोश रहे और उनके सीने में बहुत सारे राज़ हैं। वो इसलिए थे ना कि तुम मेरी चोरी छुपाओ, मैं तुम्हारी छुपाऊँगा। तो यही कुछ मुशर्रफ साहब के साथ भी हुआ। यही चीज़ आपको याद होगा कि वो कावे मुसावी कहता था कि मैं जिस पर हाथ रखता था, हमें कहा जाता था कि इसका नाम भी निकाल दो, इसका नाम भी निकाल दो। तो अब सर समझ में आ रही है वो लोग जो क्रिटिसाइज़ करते थे कि कावे मुसावी को किस किस्म की डायरेक्शंस जो हैं वो मुशर्रफ टाइम में मिलती रही। और फिर ये जो मामला था हुदैबिया का और इसमें नैब का जो किरदार है, सर अब तो चीज़ें मैं समझता हूँ कि कुछ रह नहीं गया कि मुशर्रफ साहब ने इन लोगों को बचाने के लिए नैब के सर 3, मैं आज ये मैंने नाम भी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ और मैं आपके सामने रख भी देता हूँ। ये बड़े इम्पोर्टेंट नाम हैं जिसमें जो उस वक़्त सर होता रहा और किस तरह इनको जो नैब के चेयरमैन्स थे उनको किस तरह से बदला गया। अच्छा सर, एक ताहिर बुखारी साहब हैं, सॉरी एडमिरल फॉर्मल नेवल चीफ भी हैं चेयरमैन नैब। आपने सर ये नाम सुना होगा यकीनन। उसके बाद नवीद फैसल हैं जो सीएसपी ऑफिसर थे, इन्हें भी बदल दिया गया नवाज शरीफ साहब के कहने पे, नून लीग के कहने के ऊपर। फिर उसके बाद दीदार हुसैन शाह, हु निगार वाज़ हुसैन शाह साहब। दीदार हुसैन शाह साहब जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, और फिर उसके बाद जज सुप्रीम कोर्ट, इन्हें भी बदल दिया गया। फिर हमारे ये जो चहीते थे कमर जमान साहब आए। चौधरी कमरुज़मान चौधरी, आपको पता चौधरी अच्छा, चौधरी आ रही थोड़ा समझे। तो चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब आए और ये इनका नाम उन्हें कबूल था और ये वही हैं जिन्होंने जाके कहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जनाब हम जो है वो अपील दायर नहीं करेंगे। जनाजा 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 निकल गया। ये अदालत ने कहा था। अच्छा, ये और बाकायदा और चौधरी कमरुज़्ज़मान बुनिया इनसे पुराना ताल्लुक चला आ रहा है इनका इनका आप अंदाजा लगाएं इनका। और मुझे अच्छी तरह याद है कि 2014 के अंदर जब जवारिस ख्वाजा चीफ जस्टिस बने थे, तो मेगा करप्शन के केसेस शुरू हुए थे 100 के करीब। उस मेगा करप्शन की इतनी बड़ी डिटेल लिस्ट है, इनकी हवा निकलती थी, हवा नहीं निकालना चाहिए। यानी जितना इन्होंने कमरुज़्ज़मान ने नैब की तबाही की है ना, आज हम बैठे बैठे बात कर दूं मैं, जो कि ये इमरान खान साहब को कि चाहिए, इसीलिए मैं तकाजा कर रहा हूं कि इसका जुडिशियल ट्राइब्यूनल, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें 2-3 इश्यूज अब आगे जो कि हालात ऐसे बन गए, मैं पहले बता दूं। सबसे पहला काम है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट जो है वो बदनीति से लगाया गया, पर्सनल स्पेसिफिक था, किन लोगों ने किन के लेने पे लगाया गया, फिर उनसे फायदा कितने लोगों ने लिया, नवाज शरीफ और बाकी लोगों ने, फिर कितना काला धन था,
और दूसरा देखिए नुकसान कितना है। जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया कि 1 लाख पाउंड अगर आया है तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ के ऊपर तकरीबन तो 35-40 लाख के करीब टैक्स बनता है। ये टैक्स क्या है आपका। और उधर से जो काला धन था, काले धन के ऊपर आपको सजाएं मिलनी थी फौजदारी जुर्म के हवाले से, वो ना हो सकी। तो ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, फिर चौधरा आपकी आपकी कमरुज़्ज़मान इजाजत से आपकी सर इजाजत से सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं ये कुछ मोटी मोटी चीजें जो आपके सामने रख देता हूँ, फिर इस पे आपका कमेंट लेते हैं। सर, अगस्त 1992 में जावेद कियानी ने मोहम्मद रमजान, सलमान जिया और असर अली के नाम से हबीब बैंक एजी ज्यूरिख में 3 जाली अकाउंट्स खोले। बिल्कुल सर, इसी तरह तीनों अकाउंट्स गैर मुल्की करेंसी के थे, जिसका आपने हवाला भी दिया, और उनमें इब्तदाई डिपॉजिट $300 जिसका आपने जिक्र किया। दस्तावेज़ात बताइए कि जाली अकाउंट बज़ाहिर बाहर से पैसा वापस आने के लिए बनाए गए थे, यानी पैसा यहाँ से बाहर जाएगा और बाहर से ऐसे आएगा। सर, वो यही तो पीटता है। डेविड रोज भी तो यही कहता है कि जनाब ये किस तरह टीटीज आई और क्या हुआ, जिसको आई डोंट नो, वो नून लीग वाले शायद समझना नहीं चाहते, और एक जमानत के फैसले को उन्होंने बतौर एक प्राइम फैसला जो है वो लेना और कोट करना शुरू कर दिया अपनी मीडिया कैंपेन्स के अंदर। अच्छा, वो ये लिख रहे हैं कि ताकि इस पैसे को कोलेट्रल यानी ज़र जमानत रखवा कर शरीफ खानदान की कंपनियों का कर्जा दिलवाया जा सके। ह्यूमन मनी लॉन्ड्रिंग करके गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर भेजा गया पैसा कानूनी तरीके से शरीफ खानदान को वापस मिल गया। ये तीनों अकाउंट जाली शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके बनाए गए थे, जिसका आपने पार्ट 1 में भी जिक्र किया। $37,94,762 हैं जो इसमें जमा करवाए गए, और दस्तावेजात के मुताबिक इसके बाद लंदन की काजी फैमिली के लिए 3 मजीद अकाउंट्स खोले गए, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया। काजी काशिफ मसूद काजी हैं और निज़त गौहर काजी हैं, जिनके नाम पर बैंक ऑफ अमेरिका और लाहौर, और सिकंदर मसूद काजी के नाम पर सिटी बैंक लाहौर में ये सर खुलवाया गया। अच्छा, इतराफी बयान, क्योंकि हमने सर उसके ऊपर जाना है बहुत जल्दी से। इसार डार के इतराफी बयान के मुताबिक 1992 में नवाज शरीफ ने उनसे रब्ता किया। सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 100 मिलियन रुपए कर्जे की दरखास्त की, जो मेरे मुदारबा से उनको दी जाएगी। जब मैंने कोलेट्रल मांगा तो नवाज शरीफ ने कहा कि वो फॉरेन करेंसी फंड कोलेट्रल की शक्ल में देंगे। अच्छा, इसार डार के मुताबिक नवाज शरीफ ने उनको काजी खानदान के 4 अफराद के पासपोर्ट की कॉपियां फराहम की और कहा कि इन अकाउंट्स को आप ऑपरेट करें। सॉरी, इसार डार के मुताबिक 4 में 2 अकाउंट सिकंदर मसूद काजी और तलत मसूद काजी के नाम पर थे, जो उन्होंने खोले। बाकी 2 अकाउंट सजवेरी मुदारबा के डायरेक्टर नईम ने खोले। ये दोनों अकाउंट्स निज़र गौहर और काशिफ महमूद काजी के नाम पर थे, और इसार डार के मुताबिक 2 अकाउंट्स मेरे और 2 डायरेक्टर नईम के दस्तखत से चला करते थे, जबकि उनके लिए अहकामात बराह रास्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से आते थे। इसी तरह भी बयान में एक 5वां अकाउंट भी है सर, और इसका जिक्र जो सईद अहमद के नाम पर था। सईद अहमद को इसार डार ने अपना करीबी दोस्त और साबिक बिजनेस पार्टनर बताया। यही सईद अहमद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिप्टी गवर्नर के ओहदे पर फाइज रहे, और ये ओहदा उन्हें इसार डार के वजीर खजाना बनने के बाद दिया गया। और 6ठा अकाउंट भी है सर, रुक जाए जरा, मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी में, मैं भी जल्दी में हूँ, लेकिन हम ये 6ठा अकाउंट भी आ रहा है सर। उनकी बीवी के भांजे, बताना जरूरी है, ये फैक्ट्स बताना बहुत बिल्कुल। 6ठा अकाउंट उनकी बीवी के भांजे मूसा गनी के नाम पर था, और इसार डार के मुताबिक सईद अहमद अपना अकाउंट खुद चलाते थे, जबकि मूसा गनी का अकाउंट वो चला रहे थे, और उसके बदले जितना कर्ज दिया गया वो सारा शरीफ खानदान को दे दिया गया। उनके अलावा भी ऐसे अकाउंट चलाए जाते रहे जिसके बदले कर्जा लिया गया। यानी आप, ये बड़ा जबरदस्त है कि कर्जा ले लें, अकाउंट चलाएं, कर्जा ले लें। तो इस तरह सर काला धन जो है वो सफेद हो रहा है। और शरीफ खानदान के खिलाफ बरतानिया में अल तौफीक इन्वेस्टमेंट बैंक का केस चला। अल तौफीक इन्वेस्टमेंट, ये बहुत जरूरी है क्योंकि लंदन से रिलेट है। हमें लगता है, हमने तो तय किया था कि शायद 4 प्रोग्राम्स में ये खत्म हो सके। मुझे नहीं लग रहा कि हम 4 प्रोग्राम्स में ये खत्म कर सके। अल तौफीक पे एक अलहदा केस, यानी वो भी हमारे 3-4 मिनट ले जाएगा, मैं बता दूं। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि हम इसको रेगुलर हिस्सा बनाएं, और यहीं पे आकर बैठ के ना, इसी कॉर्नर के ऊपर बैठ के, इसी बिल्डिंग के बाहर बैठ के सर हम ये जो है वो मेरा ख्याल है कौम से खिताब करें। बरतानवी अदालत ने बरतानिया में मौजूद नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी को इस केस से नफी कर लिया, जिसको छुड़ाने के लिए शरीफ खानदान ने उस दौर में $32.5 मिलियन अदा किए, और पनामा लीक्स के हवाले से नवाज शरीफ और उनके बेटे हुसैन नवाज उस प्रॉपर्टी को 2006 में खरीदने का दावा करते रहे हैं। 1998 में इसार डार ने अपने इतराफी बयान में शहबाज शरीफ के साथ माल्टाउन में होने वाली एक मीटिंग का भी जिक्र किया है। उस मीटिंग में शहबाज शरीफ ने कहा कि चूंकि अखबारात में बार बार अकाउंट्स का जिक्र आ चुका है, लिहाजा तमाम अकाउंट से फौरी रकम निकाल ली जाए, और मिडिल ईस्ट की एक खातून सदीका सैयद के जरिए उनको हुदैबिया पेपर मिल्स के अकाउंट में शेयर कैपिटल के तौर पर जमा करवा दिया जाए। शहबाज शरीफ ने सदीका सैयद के पासपोर्ट की कॉपी भी दी, जो उनके नाम से जमा करवाई। उसके बाद 37 लाख। सर, ये हो ही रहे हैं। फिर ऐसे लग रहा है किसी जासूसी फिल्म को जो है ना वो मैं स्किप पढ़ रहा हूँ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एटमी धमाकों के बाद
सारे मुल्क के फॉरेन करेंसी अकाउंट मंजूर करवा दिए। ये बहुत सर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, किस तरह देखिए, हाँ, यानी किस तरह एक, यानी इन्होंने अगर अकाउंट मुंजमद करने के पीछे भी शरारत थी, वहां भी बदनीति थी शरीफ खानदान की, यानी ये नहीं कि कौम के लिए को भला कर रहे थे, ये है जो असल बात आप बताने लगे। हाँ, ये सुने से दोबारा पढ़ता हूँ कि साबिक वज़ीर आज़म ने एटमी धमाकों के बाद, व्यूअर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल इस इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है कि हमारे साथ होता क्या रहा है। भेड़ बकरियां बनाकर कुछ लोगों ने हमें किस तरह जो है इस कौम के साथ कितना जुल्म किया। एटमी धमाकों के बाद सारे मुल्क के फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करवा दिए, लेकिन मुबैना तौर पर उन्हें अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट बचाने के लिए फौरी तौर में उनमें मौजूद डॉलर्स को 46 रुपए की कीमत से तब्दील करके जो डॉलर की असल कीमत से ज्यादा थी उसी अकाउंट में जमा करवाए। इस आगडा के मुताबिक उन रकूम से उन्होंने बाद में अपने कई कर्जे वापस किए, जिससे साबित हुआ कि काजी खानदान की नहीं बल्कि उनकी अपनी रकूम थी। शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पेशावर के 2 हुंडी और हवाला डीलर्स के नाम तक सामने आए। अच्छा सर, अब ये कौन है, इनको भी तलाश करना चाहिए। और शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तराफी बयानात, बैंक रिकॉर्ड्स और दस्तावेजात मुख्तलिफ अदबार में भी सामने आते रहे हैं। सर ये तराफी बयान था। मेरा ख्याल है कि कौम को सर इस पे एक तो कमेंट कर दे, और दूसरा सर इसमें जो बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये केस चलाया कैसे जाएगा, हुकूमत ये जो बार बार कर रही है ये किस तरह मुमकिन हो सकता है। सवाल ये है एक तो ये चलाया कैसे जाएगा, दूसरा ये है कि रिकॉर्ड पर अगर कोई चीज नहीं आ जाए और ऐसा केस जिसका ट्रायल नहीं हुआ तो क्या वो टाइम बार होता है, यानी इतने अरसे बाद, जिसका जस्टिस काजी फायजीसा ने भी कहा कि नहीं चल सकता, कैसे होगा, लेकिन वो भूल गए कि साद हरीरी का फैसला क्या था। नवाज शरीफ साहब खुद साद हरीरी को जो खत लिखा और वहां से जो लहरा कर शेख रशीद साहब भी दिखाते रहे, ये तो अपनी मर्जी से मुल्क से बाहर गए थे ना। तो उस फैसले को आप पढ़ें तो कहा जाता है, रिमार्क्स उनके पढ़ें तो कहा जाता है कि जानबूझकर मुल्क से बाहर रखा गया और एक मुआहदा कर लिया गया, हालांकि ये दोनों तरफ से मिलकर हुआ था। और मैं ये समझता हूँ कि मुल्क को डिबोने में ऐसे मुआहदों का बहुत बड़ा हाथ है। जी सर, ओवर टू यू। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है इरफान हाशमी साहब के इस तरह के मुआहदे जो है ना, यानी ये कंप्रोमाइज हुए हैं। आप एनआरओ किसको कहते हैं, ये कंप्रोमाइज हुए। और उस कंप्रोमाइज का नुकसान ये हुआ कि नवाज शरीफ जब जब इतना अरसा मुल्क से बाहर रहा तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते ज्यादा हो गए। और वो पाकिस्तान में थोड़ा सियासत कहते हैं, वो तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को सामने रख के उन्हीं के मामला को लेकर इस मुल्क के साथ चल रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपना इलेक्शन एक्ट के अंदर हल्फनामा और जो बाद में हमने तरीके लबैक पाकिस्तान ने जो मामला उठाया, इससे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ बताना ये है कि यहाँ मोटिव उनका कुछ और है। इनकी जायदादें सारा कुछ बाहर है, पाकिस्तान में जरूर ये सियासत करने आते हैं। इसी सालदार के बयान का जो बाद में आके वो रिट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहे, मैजिस्ट्रेट के सामने दिया और उन्होंने कहा होश हवास में, ये अपने होशो हवास से मैं बयान दे रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या बयान दे रहा हूँ। और चीजें सारी रखने के बाद और फिर 2000 से लेकर 2007 तक वो खामोश रहे। कमाल की बात ये है, और यही वो जुल्म है जो कौम ना रहे। और हम कोशिश करेंगे, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि कागी फैमिली यही इंग्लैंड में कहीं फिरने वाली है, इंग्लैंड में उनको भी ट्रेस किया जाए, वो भी चीजें सारी सामने, और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग होगी। लेकिन सवाल जो आपने असल पूछा है कि सारे मामले को असल मुख्तसर बताना पड़ेगा कि हम जो कह रहे हैं कि हुआ गया उसके बाद एक्चुअली ये सारा जब चीजें सारी सामने आ गई, रेफरेंस फाइल हो गया, अकाउंटेबिलिटी कोड में अटक में गया, अटक में हेयरिंग चल रही थी, फिर ये वन नाइट ये मुल्क से फरार हो गए, एग्जाइल हो गए, और उसको सेनेटाई एडजर्न कर दिया गया 2007 तक। 2007 में वो रेफरेंस रिवाइव करने की दरखास्त दी गई। ये कहा गया कि नवाज शरीफ खुद वतन पाकिस्तान आ रहे हैं और चेयरमैन नैब कहेगा। अब देखें, वो चेयरमैन नैब मिल मिला के जो दीदार हसन के दौर का वाकया है ना, कि चेयरमैन नैब ने दरखास्त कोई दी नहीं और वो मामला वहीं पड़ा रहा और रेफरेंस फाइल ना किया गया। रेफरेंस फाइल हुआ गालबन जाकर 2011 के अंदर। 2011 में इन्होंने रेड पिटीशन जब दायर की कि रेफरेंस क्वैश कर दिया जाए, वहां पर फिर रेफरेंस दायर हुआ, प्रोसीडिंग खत्म कर दी जाए, रेफरेंस दायर हुआ। अब यहाँ कमाल की बात अब जरा समझ नहीं आपको। अच्छा, आपकी एक बात मुकम्मल कर दूं क्योंकि लोगों के समझने के लिए, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जानबूझकर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती है कि जब तक इनकी मर्जी का बंदा नहीं आ जाता तब तक इसको लटकाया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी भी आप देख लें, अभी भी अपीलें वगैरह और ये सारे क्यों लटका रहे हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में क्यों लटका रहे हैं, ये समझिएगा, ये बेहतरीन मैनेजर है इन चीजों के, इनका काम ही तरीका है, वारदात ही है। अभी मैं आपके सामने पहले ही आपके सामने रखूंगा कि हाई कोर्ट में क्या मामला हुआ, व्हाट हैपेंड।
ये दिल हिला देने वाले वाकया है। 2011 में रिट दायर की, ठीक है जी, ख्वाजा हारिस वकील थे, अनुषा रहमान थी वकील साथ उनके, और लगता मामला डिवीजन बेंच के पास, ख्वाजा इम्तियाज और जस्टिस फरूक इरफान साहब के पास 2012 नवंबर में हेयरिंग होती है। नवंबर में ये कुछ शायद मैनेज नहीं कर पा रहे या कोई ऐसा नहीं है, एक जज साहब कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्वैश कर दी, मगर री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है कानून के मुताबिक, जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज अहमद। जस्टिस फरूक इरफान कहते हैं कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन सारी क्वैश हो गई। हालांकि दोनों जजेस में ख्वाजा इम्तियाज अहमद का ताल्लुक तो था फौजदारी प्रोसीडिंग से, फरूक इरफान, जस्टिस फरूक इरफान साहब तो प्रोसीडिंग फौजदारी देखते नहीं थे, उन्होंने लिखा ये प्रीमियर दे देंगे। अब यहां से कहानी शुरू होती है। फिर गवर्नमेंट आ जाती है इनकी, वो रेफरी जज जो आपने शबाज शरीफ में देखा, तीसरे दिन या चौथे दिन ही केस लग गया, 1 साल केस नहीं लगता ये। अब मैनेजर देखे, 1 साल बाद जब ये केस लगता है तो अपना एडिशनल अटॉर्नी जनरल अपने ले आते हैं, अटॉर्नी जनरल इनका अपना आ जाता है, सारे लोग अपनी जगह, पहले सलमान भट्ट मौजूद थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ये सारे आ जाते हैं। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसीर भुट्टा साहब आपके दोस्त है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स के सदर, आपको याद होगा, बड़ी आपकी दोस्तियां थी उनके साथ, बड़ा फिरते फुटते रहते थे, देखा करते थे आपको। मैं भी रिकॉर्ड की चीजें इसमें यार, देखो सच है वो सच है। क्या बात है, तो नसीर भुट्टा साहब पहला, आप अपनी बात जारी रखें, अगर मेरी उनसे दोस्ती हो तो मैं तो एकदम रोक दूं ना आपको, बोले ना तुम। आप बोले, खुलकर बोले। अच्छा, वो फिर दोबारा 1 साल बाद केस लगता है, और जस्टिस भुट्टा साहब ने क्या कहा और पेश होकर क्या कहा, ये बड़ा जरूरी है बताना। जस्टिस सरदार शमीम साहब बाद में चीफ जस्टिस भी बनते हैं, और छुट्टी वाले दिन आपको पता है हमजा की बेल लगती है, ये याद रखिएगा। और जस्टिस सरदार शमीम इत्तेफाक फाउंड्रीज के हवाले से केसेस के भी रेफरी जज होते हैं, ये भी रिकॉर्ड की बातें हैं। नसीर भुट्टा साहब पेश होते हैं कोर्ट के सामने, पैरा 16 में लिखा हुआ है उन्होंने कि जनाब नसीर भुट्टा साहब ने कोर्ट में आगे कहा कि इसमें री इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती, खत्म करें इसको। जो जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज साहब ने कहा री इन्वेस्टिगेशन कर, वो तो सेट साइड कर दें, ये वफाकी हुकूमत। आपकी इजाजत तो मैं पढ़ दूं वो लाइन उनकी जो थी 16। जी बिल्कुल, वो लाइन पढ़े, लाइन पढ़े। Mr. Nasir Ahmed Bhutta, the additional Attorney General, and Mr. Mohammad Mahmood Khan, DAG, representing the Federation of Pakistan, have categorically stated before me that as the instant reference has been quashed, therefore, reinvestigation in this matter cannot be carried out by the NAB authorities, and they have frankly conceded that the observations made by one of my learned brothers, Khwaja Imtiaz Ahmed, allowing the NAB authorities to reinvestigate case is liable to be set aside. आप बता, इससे ज्यादा मैनेजमेंट और क्या होगी, आप अंदाजा लगाएं, इससे ज्यादा और क्या बदमाशी होगी, जुल्म देखेंगे। और मैं आपको और अगली बात बता दूं, ये जजमेंट रिजर्व हो जाती है, और जजमेंट आती है मार्च 2014 में। 2014 भूलना नहीं है साल, आपने 2014 भूलना नहीं है। 2014 में प्रोसिक्यूटर जनरल के आगा साहब से, जो बाद में सिंध हाईकोर्ट के जज बन जाते हैं, और 2014 में प्रॉपर्टियां कुछ खरीदी जाती हैं। एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, यहाँ जहां गालिबन आप भी बैठे हुए हैं, शायद मेरा ख्याल यही खरीदी गई थी 2014 के अंदर ही। नहीं सर, ये इसमें वो चेक हमें करना पड़ेगा। आपको मैंने जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। मैं मकसद ये नहीं है, मैं बताना नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल के आगा साहब कहते हैं कि इसकी अपील फाइल नहीं करनी। चेयरमैन नैब चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब आ चुके होते हैं उस वक्त, वो भी कहते हैं अपील नहीं फाइल करनी। आप इतना बड़ा ये कोइंसिडेंस हो सकता है ना कि ये प्रॉपर्टीज भी उस वक्त खरीदी गई थी, और वो भी उस वक्त, ये जो आप बता रहे 2014 का साल बड़ा अहम है ना इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए। और जनाब जस्टिस के आगा साहब के खिलाफ भी रेफरेंस, जैसे जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ गया था, के आगा के खिलाफ भी रेफरेंस गया था, वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग है। मैं यानी ये को इंसिडेंट के हवाले से, यानी मकसद ये नहीं है हमारा, हम तो सिर्फ आपके सामने हकायक बता रहे हैं, साल वाइज, ईयर वाइज, और अपील दायर नहीं की गई। अब कितना जुल्म है। 400, और ये इजाजुल हसन साहब ने जब ये मामला पनामा में, हम इसमें तो क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसमें तो हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे, हम अगले प्रोग्राम में एक्सप्लेन करेंगे कि जब पनामा का केस शुरू हुआ तो उस वक्त कमरुज़्ज़मान साहब क्या पेश हुए, क्या तौजीहात बनी। लेकिन बदनीति यहाँ है कि इसकी अपील 60 दिनों के अंदर दायर करनी थी,
इन्होंने दायर नहीं की, बिल्कुल नहीं की। अच्छा, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हम एक पार्ट 3 के अंदर वो चीजें सारी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 20 मिनट्स, और सुनने वालों के लिए शायद ये मुश्किल हो जाए इतनी करप्शन को हजम करना। तो मेरा ख्याल है कि जितनी करप्शन है हम तीसरी वीडियो के अंदर फिर जो है वो अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। मेरा ये ख्याल है कि तरीकाकार हमेशा से ये अपनाया जाता रहा है, और अब भी यही कुछ हो रहा है ना। अपीलें नहीं लग रही नवाज शरीफ के हवाले से, मरियम के हवाले से, सर इसी तरह है ना, वो डिले है। और सुनने में ये भी आया कि इनके वकला ये कहते हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है फैसला करवाने की, इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, कोर्ट कोशिश कर रही है, कोर्ट ने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, कोर्ट ने तो अपने पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये नहीं लगने दे रहे। वजह क्या है कि ये दे आर वेटिंग फॉर अ प्रॉपर टाइम, ताकि चीजों को मैनेज करके अपने तरीके से रखेंगे, और ये हमारे लिए बड़ी तकलीफ से बात है। 2023 का इंतजार कर रहे हैं व्यूअर्स। ये हमारी आज की वीडियो थी, और हम पार्ट 3 के अंदर मजीद इसमें हकायक भी रखेंगे, और जस्टिस कादिर फैज ईसा के रिमार्क्स इस केस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं अगली वीडियो के अंदर वो तफसील के साथ आपके सामने रखूंगा कि किन किन पहलुओं का जिक्र किया गया जस्टिस कादिर फैज ईसा की तरफ अपने फैसले में। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और रजा सदीक साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।